नमस्कार। बीच बहस के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। दोस्तों, जब बात करते हैं हम लोग हिंदुस्तान की या पूरे वैश्विक परिदृश्य की, तो हमेशा एक चीज़ आती है कि अगर कोई समस्या है, और हम लोग अक्सर सुनते भी हैं कि भाई समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन अगर हम इसको कुछ और टर्मिनोलॉजी में हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो अगर हम देवताओं की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, तो राम कृष्ण बलराम इनकी बात आती है। अगर बलराम की बात आती है तो हलधर की बात आती है। और हल एक ऐसा शब्द है जो किसी भी समस्या के समाधान के रूप में छिपा होता है। अगर कोई भी समस्या है तो उसका हल निकालना जरूरी है। और अगर भारत के परिदृश्य में देखें तो किसी भी समस्या का हल उसकी जमीन से जुड़ा हुआ है, और जमीन से जुड़ा हुआ है हमारा अन्नदाता, हमारा कृषक, जो किसी न किसी तौर पे हमारा पेट भरता है और उसके साथ ही हमारा जीवन चलता है। कोरोना की जैसी महामारी में इस दौर में भी पूरे विश्व में चाहे कुछ भी किसी भी तरीके का संकट आया हो, लेकिन भारत में अगर इस संकट से निपटने में सबसे अधिक महती भूमिका किसी ने निभाई है तो वो हमारा किसान है। और उस किसान के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, हमारी संस्थाएं कर सकती हैं, हमारी सरकार कर सकती है, ये निभाना हम सबकी एकजुट होकर के जिम्मेदारी बनती है। और इसी सब पर जो अभी 3 नए कृषि कानून आए हैं, तो क्या कुछ नए कृषि सुधार हुए हैं, कृषि विपणन के लिए क्या नई व्यवस्थाएं लागू हुई हैं, इसी पर बेस्ड है आज का हमारा ये कार्यक्रम, ये मुद्दा। और हम स्वागत करते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ का। मैं उनका परिचय आप सभी से करा दूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमा यादव जी। आप निदेशक हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम की। डॉक्टर हिमा यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो में। तो शुरुआत करते हैं हेमा जी के साथ में। और सबसे पहले जो मैं उनसे बात करना चाहूँगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो 3 नए कृषि कानून हमारे सरकार ने लागू किए हैं, और डेफिनेटली ये किसानों की बहुत बेहतरी के लिए, किस तरीके से वो देश भर में जाकर के क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे उनके लिए जीवन यापन की सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं, कहाँ उनको उनके गाँव में ही तसल्ली बख्श सुविधाएँ दी जा सकती हैं, बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं। सबसे पहले मैम कि क्या कुछ है ये कृषि कानून, अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे की इस तरीके से बात करें। जी धन्यवाद। देखिए, अभी जैसा आपने बताया कि भारत सरकार और कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो मूलभूत सुधार किए, वो 3 जो है अधिनियम पारित किए। और जो 3 अधिनियम है, वो जो पहला अधिनियम है वो है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, जिसके तहत हम कृषकों को एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को उपलब्ध कराते हैं तथा उनको एक अनेक विकल्प देते हैं बाजार के, जिसके द्वारा वो एक डायरेक्ट मार्केटिंग के द्वारा एक बेहतर मूल्य प्रदान कर सकता है। इस पूरे अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि पूरे देश का हमने जो परिकल्पना की है वो है कि 1 मार्केट 1 नेशन, यानी कि पूरे देश को हमें एक मार्केट समझ करके एक बाधा मुक्त व्यापार की जो इसके अंदर सुविधा दी है और प्रावधान किया है, वो एक मूलभूत सुधार है जो कि इस देश को काफ़ी सालों से इंतज़ार था। दूसरा जो इसी के साथ एक जुड़ा हुआ जो अधिनियम है वो है कृषक सशक्तिकरण और कृषि सेवा और कीमत आश्वासन अधिनियम, जिसको कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से बेहतर तरीके से जानते हैं। जी मैम, डेफिनेटली आप कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग की जो बात कर रही हैं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी सी और, क्योंकि ये जो पहला कानून है जिसके बारे में चीज़ें आ रही हैं, ये अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से डॉक्टर साहब समझना चाहें, क्योंकि कृषि कानूनों की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए ये कहा ज़रूर जाता रहा है कि भारत गांवों में बसता है, यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कृषकों के तौर पे। लेकिन जब गांवों से किसानों का पलायन होता है, जनसंख्या में कमी आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज बात तो होती है, रासायनिक खेती की भी बात होती है, बातें होकर के निकल जाती हैं, लेकिन किसानों के लिए इतने लंबे समय के बाद में इस तरीके के सुधार, आज़ादी के 70 साल के बाद में दुनिया डिजिटल हो रही है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और हमें कृषि कानून बनाने पड़े, तो फिर थोड़ा सा अगर हम इसको और एलोबरेट करना चाहें और आप इस पर और पहला जो कानून है उस पर और प्रकाश डालना चाहें। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि 70 साल लगे हमको, लेकिन हमारे हमेशा कृषि के अंदर एक सशक्त विधि तंत्र था। और हमारे पास जैसे जैसे वैश्विक इकोनॉमी में चेंज हुआ, वैसे वैसे हमारे कृषि तंत्र में भी चेंज हुआ। और हमारा तंत्र मजबूत है, जिसके तहत हमने कृषकों के हमेशा कल्याण की हमने बात की है, बेहतर मूल्य को प्रदान करने की बात की है, एपीएमसी की जो अवधारणा की है, और जो पिछले 50 साल से एपीएमसी जो कार्य कर रहे हैं, ये एक सिस्टम ऑलरेडी जो है भारत सरकार में अवेलेबल था और कृषक जो है इस तंत्र के अंदर अपना व्यापार करते थे। लेकिन जैसे जैसे लिबरलाइज हुआ और जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, तो ये जो
पूरा जो सिस्टम है हमको चेंज करना पड़ा, क्योंकि आपको याद होगा एक रिपोर्ट थी डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट, जो कि बहुत वृहद रूप के अंदर प्रस्तुत की गई और जिसमें एक रोड मैप तैयार किया गया, और उस रोड मैप के अनुरूप ही पहला था कि हमको एक ढांचा तैयार करना है, एक विधिक तंत्र देना है जिसके तहत हम डायरेक्ट मार्केटिंग की हम बात कर सकें, कृषकों को हम बाजार से जोड़ सकें, कृषकों को हम एक्सपोर्ट से जोड़ सकें। तो डबलिंग फार्मर के बाद ये रोड मैप के थ्रू ये विधिक तंत्र तैयार हुआ और ये बिल्कुल राइट टाइम पे हमने इसको स्टेप को लिया है, जहाँ पर कि हमने ये देखा कि कृषक भी तैयार हैं और काफ़ी उनके अंदर इस तरह की अवेयरनेस भी है और वो चाहते हैं कि एक बेहतर बाज़ार के ऊपर जुड़ें और SMS के थ्रू, मोबाइल के थ्रू वो ऑलरेडी जो है इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो ये जो अधिनियम आए हैं ये बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं और मैं समझती हूँ कि अभी इसके अंदर काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। सब राज्यों के अंदर इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से बाज़ार ना केवल APMC है, लेकिन APMC के अलावा भी आपके पास जो विकल्प उपलब्ध हैं वो है कि आप एक किसी शीत गृह पे भी, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर भी, वेयर हाउस भी एक मार्केट पॉइंट हो सकता है। तो APMC के बाहर एक फिजिकल ट्रेडिंग एरिया यानी एक व्यापार क्षेत्र इसके अंदर का प्रावधान है, जो कि ये आपको देता है कि आप कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, कोई उसके अंदर कोई बाधा नहीं है। व्यापार करने से आपका एक बेहतर मूल्य मिलेगा आपको और एक प्राइवेट कंपनीज जो है इसके अंदर आकर के निवेश करेंगी और कृषकों को और कृषकों के समूह को, कोऑपरेटिव्स को, FPO को एक बेहतर अवसर प्रदान करेंगी, जिसमें कि APMC में जाने के लिए बाध्य नहीं है। APMC के अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे बाज़ार के पॉइंट्स अवेलेबल हैं, डिमांड पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे कृषक एक निर्णय ले सकता है कि उसको अपना माल स्टोर करना है, कि उसको E-NAM पे लेके जाना है, कि उसको आपको बाज़ार के ऊपर एक सही रेट के ऊपर बेच सकते हैं बिना बिचौलियों के। नहीं, डेफिनेटली ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और बीच में जो आपने कहा था कि हमें बहुत कुछ करना अभी और बाकी है और किसी भी अच्छी सरकार की एक गवर्नेंस की, बिकॉज शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो एक गवर्नेंस की एक अच्छी बात भी ये होती है कि वो हमेशा कुछ गुंजाइश रखती है आगे करने के लिए। कभी ये नहीं कहा जाता कि बस अब इतना हो गया और ये परफेक्ट है, और यही एक अच्छी सरकार की निशानी भी होती है। जो दूसरा जो कानून आया है, डेफिनेटली जैसा कि आप बता भी रही हैं कि बिचौलियों की बात भी आपने की और साथ साथ में कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की बात की, इसे थोड़ा सा और भी हम समझना चाहेंगे मैम, क्योंकि कृषि विपणन एक किसान ने बड़ा अच्छे बहुत मेहनत करके अपने ट्रैक्टर से, अपने हल से, सब तरीके से उसने ऑर्गेनिक, रासायनिक खाद वगैरह सबका इस्तेमाल करके बढ़िया तरीके से उसने उपज लिया है। लेकिन अब उस उपज के बाद में किस तरीके से उसको मार्केट किया जाए, बिकॉज आज ज़माना मार्केट का है। और अब जैसा आपने खुद कहा कि SMS की बात है, ईमेल्स की बात है, अगर हम हमेशा, ये अच्छी बात है कि हम ब्लैक बोर्ड पे रहें, हम स्लेट का भी इस्तेमाल करें, हम पहाड़ों को भी रटें, उनको भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ में दुनिया भर में किस तरीके से एल्गोरिथम्स आगे बढ़ रही हैं, वो उन सब का भी कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये कृषि विपणन में किसी न किसी तौर पे दर्ज होती हैं ये बातें। तो जरा वो दूसरा जो कानून है उसके बारे में भी हमें थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, जो दूसरा कानून है उसके अंदर 2 शब्द हैं, सशक्तिकरण एवं संरक्षण। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे मैंने कहा पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था कंपनीज के थ्रू, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरीका है व्यापार करने का, लेकिन इस वाले अधिनियम के अंदर बहुत इसमें इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है कि कृषकों को सही मूल्य मिले और जो अनुबंध, जो करार जो 2 पार्टीज़ के बीच में साइन होगा उसके अंदर एक प्राइस अश्योरेंस है, यानी कि मूल्य को आप आश्वासित करते हैं कि यदि बाजार के अंदर मूल्य यदि ऊपर या नीचे गिरता है तो एक मिनिमम गारंटी का प्राइस जो है वो एक स्पॉन्सरर या जो कंपनी जिसके साथ करार साइन हुआ है वो उसके लिए अनुबंधित है, उसके लिए वो बाइंडिंग है कि वो इसके अंदर एक मिनिमम गारंटी प्राइस देगा। यानी कि बाजार के अंदर मूल्य यदि ऊपर हो गया या नीचे गिर गया तो लेकिन एक आश्वासित प्राइस है जो कि कृषकों को मिलेगा। दूसरा है कि इस कृषकों के अंदर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर कृषकों के लिए एक ये और अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी के साथ डील कर सकते हैं। आपके पास एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है कि किस प्रकार से यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सॉर्ट आउट करना है। आप वहाँ पे जो SDM है, SDM लेवल पे जाकर के आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज इसमें टेक्नोलॉजी देंगी, इनपुट्स देंगी और कई तरह के इसमें जो है एग्रीमेंट्स होंगे जिसके द्वारा कृषकों को एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी और बेहतर तरीके मिलेंगे मार्केटिंग करने के, और इसमें एक इन्वेस्टमेंट आएगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हम ये देखते हैं कि यदि अनुबंध के अंदर यदि कोई इसके अंदर कोई आश्वासन है तो कृषक जो है अनुबंध के थ्रू डायरेक्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रिस्क को कवर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अच्छे मूल्य से लेकर के प्राइवेट कंपनीज को अपना रॉ मटेरियल दे पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग इससे बढ़ेगा, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग को मटेरियल चाहिए होता है, तो यदि आपके पास आश्वासित मूल्य और आपके पास माल है तो फूड प्रोसेसिंग प्रसंस्करण के अंदर इसके अंदर काफ़ी क्रांति आएगी। रही बात डिजिटल की, तो ई ट्रेडिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पहला वाला अधिनियम है उसका एक जो मूल इंग्रेडिएंट है वो ये है कि ई ट्रेडिंग है, यानी कि बाजार में एक ई ट्रेडिंग का पोर्टल आप खोल सकते हैं और प्राइवेट कंपनीज ई ट्रेडिंग के माध्यम से आप ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। डिजिटली इन्फॉर्म्ड फार्मर्स, यानी कि उनको ई ट्रेडिंग की जो ज्ञान देना है कृषकों को, वह स्वतः ही सब मिल करके सरकार, राज्य सरकार और पंचायत और NGOs और प्राइवेट कंपनीज मिल करके एक्सटेंशन मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे जिसमें कि कृषकों को ई ट्रेडिंग के अंदर आ सके। ई ट्रेडिंग में क्या होगा, इसमें पारदर्शी है, इसके अंदर मूल्यों का जो निर्धारण होता है वो सबको जो है विदित होगा और ई ट्रेडिंग के थ्रू जो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो जनरेट होगी, जो कि बहुत एसेंशियल है व्यापार करने के लिए। डेफिनेटली मैम, ये आपने अच्छी बात कही है, क्योंकि किसी तरीके से अगर हम कोई व्यवस्था लेके तो आते हैं, लेकिन उस व्यवस्था का ज्ञान होना, उसका समरूप तरीके से वहाँ तक पहुँचना जिसके लिए वो बनाई गई, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने जो बात बताई थी मैम कि डिस्प्यूट अगर चीज़ें होती हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में कि हमारी अधिकांश चीज़ें विश्वास पर चलती हैं और विश्वास ही हमारी कड़ी से कड़ी को जोड़ता है। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट जैसी कभी कोई संभावना होती है, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, तो इसके लिए किस तरीके से किसान को सशक्त किया गया है? क्योंकि देखिए कंपनीज बड़ी होती हैं, उनके पास में अलग बड़े संसाधन होते हैं, तो चाहे SDM हो या कोई और हो, वो उनसे अच्छे से डील कर सकती है, उनका नॉलेजेबल क्राइटेरियाज भी बहुत होते हैं। किसान को सशक्तिकरण उस समय कि तुम्हारे पक्ष में हम खड़े हैं। हाँ, तो सशक्तिकरण इस तरीके से है कि देखिए, एक तो अब आपको किसी कोर्ट में जाने के बजाय आप SDM को अप्रोच कर रहे हैं आप, और SDM के पास एक कमेटी है जो कि कृषकों को सुनेंगी, और कृषक जो के पास रसीद है, इसके अंदर ये भी मैंडेटरी है कि यदि किसानों के साथ खरीद करते हैं तो आपको रसीद देनी है और आपको 3 दिन के दिवस के अंदर आपको पेमेंट करना है। डिस्प्यूट अराइज होने के यहीं पर चांसेस हैं, यदि कोई पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाता है या जो माल की जो मांग की थी उसके अंदर यदि कोई ग्रेड्स में या क्वालिटी में यदि फ़र्क है तो डिस्प्यूट आ सकता है। तो क्योंकि इसके अंदर पेपर वर्क है और ई ट्रेड के थ्रू आपने किया हुआ है, तो इसके अंदर जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं, कृषकों के पास उपलब्ध हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी से या जो भी क्षेत्रीय भाषाएं उसके अंदर ये सारे के प्रपत्र उपलब्ध हैं। इस प्रपत्र के उपलब्ध से सशक्तिकरण है, इन प्रपत्र के उपलब्ध से वो अपना क्लेम ले सकता है फार्मर। और SDM क्योंकि अवेलेबल होते हैं, SDM के पास एक कमेटी होती है, तो ये जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है ये ईजी है कृषकों के लिए। एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ ई फॉर्मेट के अंदर है। तो मैं ये मानती हूँ कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कि आ भी सकते हैं, डिस्प्यूट यदि आते हैं तो उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए वो इसके अंदर प्रावधान किया हुआ है। आपने अच्छी बात कही, और साथ में ये भी बड़ी अच्छी बात है कि किस तरीके से, क्योंकि हमारे देश में भाषाएं बहुत हैं, बोलियां बहुत हैं, और कहते हैं कि हर 2.5 मील पर बोली बदल जाती है, और ऐसे में अगर किसान को उसकी ही भाषा में बताने के लिए प्रपत्र सुविधाएं मौजूद हैं तो फिर उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, अब अंग्रेजी भाषा में हर कोई जानकार नहीं है तो काम नहीं चलता है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है। और ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि अगर कोई किसान राजस्थान में बैठा है और तमिलनाडु में अपनी फसल बेचना चाहता है तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी उसका काम वहाँ पर करके देती है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक और क्योंकि देखिए ये तो केवल अधिनियम है, अधिनियम को यदि आपको ज़मीन तक लेके आना है तो आपको काफ़ी सारे जो है सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे आपको। और उसमें यह है कि राजस्थान से तमिलनाडु के अंदर यदि व्यापार होना है और हम कहते हैं कि बाधा मुक्त व्यापार होना है, अंतर्राज्य व्यापार होना है, तो उसके अंदर व्यापार के लिए आपको एक लॉजिस्टिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम जो हमको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और भारत सरकार ने इसकी तरफ जो है काफ़ी सारे कदम भी उठाए हैं। इस लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स, वेयरहाउस मैनेजर्स, ट्रक वाले का जो एसोसिएशन है, इन सब मिल करके बीच के अंदर ग्रेड्स और क्वालिटी को असाइन करने का, रिस्क मैनेजमेंट का सारा का सारा जो है सिस्टम अवेलेबल है, जिसको कि हम एक वैल्यू चेन के नाम से जानते हैं। एक पूरी वैल्यू चेन क्रिएट करनी पड़ेगी हर एक कमोडिटी के अराउंड, और सबके एक वैल्यू चेन के अकॉर्डिंग ही हमको एक डिफाइन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये ट्रेड ई पे
ई ट्रेड हो या फिजिकल ट्रेड हो, उस सब का क्या सिस्टम होगा, ये ऑलरेडी बना रखा है। और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, एग्री स्टार्टअप हैं जो कि इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। डेफिनेटली आपने जो ये ई ट्रेडिंग की बात की है, मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जिस संस्थान से आप भी जुड़ी हुई हैं, ये थोड़ी सी उससे मिलती जुलती हुई बात है, जिसको हम ई नाम से जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो ये ई नाम में किस तरीके से इस व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, संस्थान इसके लिए क्या विशेषता रखता है और क्या विशेषज्ञ रूप से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक इनोवेशन है, डिजिटल इनोवेशन है। और जब इसकी शुरुआत की थी तो हमने कुछ मार्केट्स को जोड़ा था डिजिटली। और नेशनल मार्केट का भी जो एक पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि बाधा मुक्त अंतर्राज्य व्यापार किया जाए, और इसके अंदर किसान जो है अपना माल लेकर के ऑक्शन की सुविधा उपलब्ध है, और उस ऑक्शन के लिए वो फार्मर अपने आप को रजिस्टर करता है। जो बायर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो क्रेता हैं, वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं। कृषक जो है अपना असेइंग के द्वारा और सैम्पलिंग के द्वारा, जो कि ई नाम का एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, अपने सैंपल को आप जब असेइंग का जो आप लेके आते हैं, जिसमें कितना मॉइस्चर है, कितना ऑयल कॉन्टेक्ट है, उस सैम्पलिंग के आधार के ऊपर आप बिड कर सकते हैं। और व्यापारी अपने आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर वो अपना बिड प्रस्तुत कर सकता है और ट्रेडिंग कर सकता है। और माल की जो डिलीवरी करनी है वो वेयरहाउस के थ्रू हो सकती है, ई नाम के थ्रू हो सकती है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होकर के केवल सैम्पलिंग के आधार के ऊपर ई नाम के अंदर ट्रेडिंग होती है। 1000 मार्केट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और इंटर स्टेट ट्रेड भी शुरू हो चुका है। गुजरात और राजस्थान के बीच में ट्रेड जैसे शुरू हो रखा है। प्लस ई नाम के अंदर जो है जो लॉजिस्टिक का एक बड़ा आप देखेंगे आपकी पोर्टल के ऊपर, तो उसके अंदर किसान रथ करके एक ऐप बना हुआ है। किसान रथ ऐप के अंदर जितने भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे ट्रकर्स का एसोसिएशन है, स्टोरेजेस का एसोसिएशन है, तो ये इन्होंने सब ने एसोसिएशन बना करके, यदि आपको माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो ये ट्रकर्स एसोसिएशन आपको ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराएगा। किसान रथ है। किसान रेल की अभी आपने देखा अनाउंसमेंट हुआ, जिससे कि आपके पास स्पेशल ट्रेन्स हैं जो कि अपने माल को लेके जाएंगी। ये एक लॉजिस्टिकल सॉल्यूशंस है। ई नाम के अंदर हमने ये देखा कि एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ार की सूचना बाज़ार में जाने से पहले उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अंदर भी एक मूलभूत जो है चेंज आया है कि ई नाम के ऊपर आप देखेंगे कि एगमार्कनेट की प्राइस अवेलेबल है, REML की प्राइस अवेलेबल है, और जो ट्रेड एरिया में जो ट्रेड हो रहा है उसकी भी प्राइस जो है आपके पास ई नाम पोर्टल पे एक रूप से उपलब्ध होगी। तो एक बार जब अनेक बाज़ार की सूचना उपलब्ध है, तो किसान जो है इसको देख करके निर्णय कर सकता है कि कौन सा बाज़ार प्रतिस्पर्धात्मक है और मुझे कहाँ जाकर के माल बेचना है। डेफिनेटली प्रतिस्पर्धा का युग है, हम इस कंपटीशन से इनकार नहीं कर सकते। बस बात इतनी है कि इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में हम अपने आप को कैसे ढाल रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है। मैम, जो आपने बातें कही है, किसान रथ की बात कही, आपने एप्लीकेशन की बात कही, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लगता है कि अगर ये ज़मीन पर उतर गई तो बहुत कुछ हमें फ़ायदा देने वाली हैं, और इसी इम्प्लीमेंटेशन को मैं आगे लेकर के जाना चाहूँगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई किसान है, ये सब बातें ट्रेनिंग से भी रिलेटेड है। किसान जयपुर नहीं आ पाएगा तो जयपुर से उसको लेकर उसके लिए कुछ लोगों को जाना पड़ेगा वहां तक। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, जिससे कि जो व्यवस्थाएं उसके लिए की गई हैं वो उन सबको उपयोग में भी ले सके। इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है एकत्रीकरण जी। प्रोड्यूस का एकत्रीकरण और किसानों का एकत्रीकरण। किसानों का एकत्रीकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे किसान जो है इतने बड़े चैलेंजेस को नहीं फेस कर सकते। तो एक FPO की स्कीम है जो कि किसान भाई इसको जानते भी हैं। FPO की स्कीम के माध्यम से काफ़ी सारे जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की इसको प्रमोट करने में लगे हैं कि किस प्रकार से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बना करके इनको बाज़ार से जोड़ा जाए, क्योंकि FPOs जो हैं बाज़ार के अंदर नेगोशिएशन कर सकते हैं, वह बेहतर समझ सकते हैं और एकत्र करके अपने माल को बेच सकते हैं। इनपुट सप्लाई भी हो सकती है और ये फॉरवर्ड मार्केट को भी अपना मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसके अंदर ये है, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया 10,000 FPOs को बनाने की जो है शुरुआत हो चुकी है, और सब जो लोग जो है इसके अंदर ट्रेनिंग के माध्यम से कृषकों के साथ जा करके उनको रजिस्ट्रेशन करा करके उनको फाइनेंस उपलब्ध करा करके FPOs का जो है एक ढांचा तैयार किया हुआ है। हर एक स्टेट के पास FPOs जो है एक बहुत बड़ा इसके अंदर चेंजेस है। साथ ही जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो एक फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि फाइनेंस कहाँ से आएंगे।
फाइनेंस के अंदर आपके पास अभी पीएम किसान के अंदर ही एक स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एक डेडिकेटेड फंड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एफपीओ भी क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ग्रेडिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, पैकेजिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स चाहिए आपको, इन सब के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो आपको सुविधाएं चाहिए, उसके लिए फंड्स अवेलेबल हैं भारत सरकार के पास। और 1 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया हुआ है वो सिर्फ इस पूरे देश के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए है। तो आपके पास डिजिटल सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, आपके पास एफपीओज अवेलेबल हैं इस सारे अधिनियम को आगे ले जाने के लिए। आपने जो एफपीओज की बात की है, हमें इस बात की जानकारी भी है कि देश भर में 10,000 एफपीओज खोले जाने वाले हैं। और अगर हम बात करें इस देश में युवाओं की, तो कहा भी जाता है कि ये विश्व का जो सब इतना बड़ा लोकतंत्र हमारा है और सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश है। 65% से अधिक आबादी हमारे यहाँ 35 साल से नीचे के युवाओं की है। इतना युवा देश है, तो फिर उनके स्वरोजगार के लिए क्या एफपीओज जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जो हमारे युवा साथी हैं उनके स्वरोजगार के लिए, उनके कंधों को मजबूत बनने के लिए भी बड़े साथी की भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल। तो युवाओं के लिए इसमें काफ़ी अवसर हैं, क्योंकि अभी तक हम सोच रहे थे कि कृषक के अंदर, युवाओं को इसके अंदर कोई रुझान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और योजनाएं हैं जिसमें कि आत्मनिर्भर कृषि, जिसमें कि हम चाहते हैं कि युवा आकर के कृषि के अंदर इनोवेट करें, एंटरप्रेन्योर्स बने और अपना एक स्टार्टअप खोलें। इसके तहत जो है युवा इस कृषि में जुड़ेंगे। और साथ ही युवा, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास नॉलेज है, ये एफपीओ को भी गाइड कर रहे हैं। एफपीओस को गाइड करके एफपीओस को उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ सोर्स बना रखा है, यानी कि एफपीओ से वो खरीद करेंगे और एफपीओ को ही वो ट्रेनिंग करेंगे और उनको डिजिटल सॉल्यूशंस देंगे। तो युवा जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो बैकवर्ड लिंकेज में उनके पास एफपीओज होते हैं। तो इन एफपीओज के माध्यम से और युवाओं के स्टार्टअप के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये काफ़ी वाइब्रेंट हो गया है। युवा भी इंटरेस्टेड हैं, कृषक भी खुश हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी आती है, इसमें एक टेक्नोलॉजी है, इसमें इन्वेस्टमेंट आया है। तो आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं कि काफ़ी कृषि से जुड़े हुए छात्र और कृषि गैर कृषि से भी जुड़े हुए जो छात्र हैं वो आकर के काफ़ी स्टार्टअप्स उन्होंने ओपन किए हुए हैं। और इन स्टार्टअप्स को ट्रेन करने के लिए ही भारत के पास RKVY की योजना है। इसके अंदर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की योजना है, जिसके अंदर कि हम संपदा के थ्रू युवाओं को फूड प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, डिजिटल सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब से हम कृषकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। डेफिनेटली मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करते हैं, मछली पालन की हम बात करते हैं, फार्मिंग्स की बात करते हैं, ये सब चीज़ें किसी न किसी तौर पर युवाओं से जुड़ी हुई हैं। हम लोग मैम थोड़ा सा इसमें MSP के बारे में भी बात करना चाहेंगे हल्का। अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिकॉज जब कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से उभर के सामने आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसको भ्रम में डालने के लिए भी की जाती हैं। तो हम थोड़े अपने किसान साथियों को इसके बारे में जानकारी ठीक से देना चाहेंगे कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन सभी कृषि कानूनों से, नए विपणन सुधारों से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, या फिर ये सब कुछ भ्रम में डालने वाली बातें? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एक सपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि हमारे पास अवेलेबल है कृषकों के लिए, और जिसके अंदर कि हम जैसे गेहूं है, चावल है और 22 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है जी। और मूलभूत से सारे राज्य एमएसपी से नहीं जुड़े हुए, जिन राज्य के पास ये उत्पाद है वहीं पर एमएसपी लागू है। एमएसपी के ऊपर ये अधिनियम ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म्स और फैसिलिटेशंस की हम बात करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एक प्रकार का सपोर्ट प्राइस है। ये बिल्कुल जैसा व्यवस्था थी वैसी की वैसी व्यवस्था चलेगी। इस साल भी आपने देखा होगा अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमने थोड़ा सा बेहतर ही किया है, इसको बेहतर रूप से मूल्य देने की कोशिश की गई है। और सारे राज्य इसको एमएसपी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, कुछ ही राज्य हैं जो कि एमएसपी पर निर्भर करते हैं। तो ज़्यादातर जो कृषि है वो एक बाज़ार की तरफ उन्मुख है और वो वैल्यू एडिशन की तरफ उन्मुख है कि किस प्रकार से बेहतर वैल्यू एडिशन से हम बेहतर प्राइस गेन कर सकें। यानी कि हमारे किसान भाइयों को ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर हम एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो फर्क तो पड़ने की बात या बंद होने की बात तो छोड़िए, बल्कि सरकार के द्वारा इसे हर तरीके से बेहतर किया गया है। यानी कि जिस पॉइंट पे ये थी उससे ऊपर ही किया गया है, उससे नीचे जाना, उससे बंद करना, उस पर फर्क पड़ना, ऐसी तो कोई संभावना नजर नहीं आती है। यानी कि पूरे तरीके से सकारात्मक का माहौल है जो सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए किया है।
तो मैम ये चीज़ करके, और मैं बस खाली इस चर्चा को यहीं पर अभी पूरा करना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक संदेश के तौर पे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2022 में कृषि उत्पादन को दुगुना कर दिया जाए, तो अगर उस पर आप कुछ कहना चाहें, उसके बाद में हम इस कार्यक्रम को पूरा बिल्कुल। तो अभी जो माहौल है, अधिनियम और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को मिला जुला करके जो हम देखते हैं भारत के अंदर, हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है वर्ल्ड के लिए, जिसमें कि हम कृषक कल्याण के लिए हमने इतनी सारी योजनाएं बनाई है। और आप ये देखिए कि हर एक राज्य जो है इन अधिनियमों को के तहत जो उन्होंने स्कीम्स बना रखी हैं, इस तरह से बना रखी हैं कि कृषकों को बाज़ार से जोड़ करके, युवाओं को कृषि में जोड़ करके, व्यापारियों को जोड़ करके हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि कृषक जो है एक्सपोर्ट कर सकें, एक बेहतर मूल्य कर सकें, और एक पारदर्शी माहौल से भारत जो है आगे बढ़े, इवन भारत आगे बढ़े, भारत के किसान आगे बढ़े। और अगर ये सब कुछ होगा तो हिंदुस्तान का परचम दुनिया भर में एक बार फिर से लहराएगा। और यही प्रधानमंत्री जी की सरकार की कार्य योजना है। उनकी सफलता भी इसी में निहित है कि अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा हुआ है उसका उदय कैसे होता है। तो यही अंत्योदय वाली बात है, यही किसान की बात है, यही हमारी और आपकी बात है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए, इतनी अच्छी चर्चा हमारे साथ में करने के लिए। तो यही इस कार्यक्रम की पूर्ति। नमस्कार।